स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। मैं हूं शरद दुबे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ रहे हैं। और आप देखिए बाजार ने जो है जीएसटी की जो भी अनाउंसमेंट्स आई है पीएम मोदी की तरफ से उसको सलाम किया है। और देखिए 25,000 लेवल्स को निफ्टी छू भी गया, हालांकि अभी जो है 24,900 लेवल्स के ऊपर ही है कंफर्टेबली। और सेंसेक्स की भी बात करें तो अच्छी अप्रूव आई है। निफ्टी बैंक में भी जो है सपोर्ट अच्छा देखने मिल रहा है। जो सेक्टर जहां पे अच्छी तेज़ी आई है वो हम आपको बता दिए हैं, ऑटो, रिटेल, सीमेंट, इंश्योरेंस, यहाँ पे मूव ज़रूर देखने मिल रहा है। और जो आगे के ट्रिगर्स होंगे वो एक्सपेक्टेड कि पॉजिटिव रहेंगे, जिस तरह भारत और यूएस का ट्रेड डील देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स, इन सारे पैक में जो ज़रूर नज़र रखेंगे। लेकिन हमारा शो एक्शन पैक रहेगा अगले 1.5 घंटे, जहाँ पे हम आपको कमाई के मौके इस बाज़ार में भी निकाल के लेके आएंगे। क्या अहम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस रहने वाली है, क्या खास रिसर्च हम लाएंगे, ये सब चीज़ जो है एक्शन पैक रहेगा अगले 90 मिनट में। लेकिन आज के एलिमेंट्स क्या हैं एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 2 पार्ट्स पे वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी होगी, मार्केट चेक लेने वाले हैं, क्या पल्स रहे करेंटली, अब क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, ये हम आपको बताएंगे। वही क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पे लेंगे हमारे एक्सपर्ट गेस्ट के टेक्निकल कॉल्स रहने वाले हैं। 2:40 पे ऑप्शंस के चैंपियन रहेगा, जहाँ पे ऑप्शन का एक कॉल हम आपके सामने लेके आएंगे, जहाँ पे कमाई के मौके बनेंगे। मार्केट्स एट 3 में जो है हम बताएंगे आपको कि कौन से स्टॉक्स में क्यों मूवमेंट हो रहा है। खबरों वाले शेयर्स भी हो सकते हैं, वॉल्यूम बजर्स भी हो सकता है। 3:10 पे क्या रणनीति होगी, बीटीएसटी, एसटीबीटी, हमारे टेक्निकल गेस्ट हम आपको बताएंगे। और 3:20 को इवेंट्स टू वॉच रहेगा, यानी कल की तैयारी क्या ऐसे रहनी चाहिए, क्या अहम इवेंट्स है जो आपको नज़र रखना होगा। चलिए बाजार की बड़ी बातें की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो निफ्टी की ट्रिपल सेंचुरी लगी है, 24,900 के ऊपर है। और अच्छी मोमेंटम जो है आपको थ्रू आउट द काउंटर्स देखने मिली। हालांकि फार्मा और आईटी थोड़ा सा दबा हुआ ज़रूर है। बैंक निफ्टी देखें तो अच्छा सपोर्ट किया है बाजार को, 400 अंक कुचला है, 55,700 लेवल्स के ऊपर है। इंश्योरेंस शेयर्स में जो है अच्छी रौनक देखने मिली है। न्यू इंडिया एश्योरेंस लगभग 5% चढ़ा है। और एक्सक्लूसिव ये हमारे पास कि जीएसटी रेट कट आएगा तो और भी बेनिफिट देखने मिल सकता है। तो आज इंश्योरेंस स्कीम पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। रफ्तार में ऑटो शेयर है, मारुति 8.5% उछला है। मार्केट लीडर्स में अच्छी मोमेंटम आई है, बजाज ऑटो लीजिए, टीवीएस मोटर लीजिए, एमएनएम लीजिए, अच्छी मोमेंटम सारे ही ऑटो स्टॉक्स में देखने मिले। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4% से ऊपर चढ़ा हुआ है। आईटी शेयर फिसले हैं, एलटीआई माइंट्री 1% गिरा है। और ऑटो में जो एक अच्छी रफ्तार पकड़ी हुई है, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ये बड़ी बातें हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी जो है बहुत सारे मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और अभिषेक, कौन से बिग बजर्स आप देख रहे हैं अभी, कौन से स्टॉक्स में जो है ज़्यादा एक्शन होगा? ऑफकोर्स ऑटो सेक्टर और जीएसटी पे इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या क्या एक एक करके सेक्टर वाइज आप ब्रेकअप किए, ज़रा बताएं। शरद, वही है, आज तो वही जीएसटी के इम्पैक्ट वाले ही सारे के सारे शेयर हैं। देखिए ऑटो शेयरों में जबरदस्त तेजी हो रही है, इंडेक्स करीब 20 महीने की ऊंचाई पर है। मारुति में आज हमने 5 साल की सबसे बड़ी तेजी देखी है। और मारुति हो गया, हीरो मोटो हो गया, अशोक लेलैंड, अपोलो टायर्स, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और मारुति, हीरो मोटो दोनों अपने ये सेक्टर लीडर हैं। एक का छोटी गाड़ियों में दबदबा है, दूसरी कंपनी का यूजर एंड की टू व्हीलर में दबदबा है। और इन दोनों को बेनिफिट होगा, 28% से जीएसटी 18% होगा अगर घट के, तो ये शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उन पर भी जीएसटी घटने की बातचीत हो रही है कि 28% से घट के वो भी 18% हो जाएगा। तो लोग एसी की, फ्रिज की, इन तमाम चीज़ों की शॉपिंग करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर में तेजी है, वोल्टास चल रहा है, ब्लू स्टार चल रहा है। और शानदार रफ्तार अक्रॉस द बोर्ड इन शेयरों में हम देख रहे हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज जो कि वॉशिंग मशीन बनाती है, वो भी आप देखेंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा तेजी, इससे ज़्यादा तेजी आपको दिखाई देगी। जीएसटी घटाने के प्रस्ताव से और कहां पर तेजी है? इंश्योरेंस, उम्मीद की जा रही है कि उस पर जीएसटी का बोझ घटेगा। 0% या फिर 5% या तो हटाया जा सकता है या फिर 5% के ब्रैकेट में उसको डाला जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि आप देखिए निवा बूपा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईसीसी लोम्बार्ड, तमाम शेयर आज आपको बढ़िया रफ्तार से चलते हुए दिखाई देंगे। निवा बूपा करीब 6-7% ऊपर, ये ऊपर आपको दिखेगा। बड़े ऑर्डर मिले हैं केसी इंटरनेशनल को, दिल्ली बिल्डकॉन को, तो ये शेयर चल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि तिमाही आधार पर घाटा कम हुआ है, हालांकि नतीजा ऐसे कोई उत्साहजनक नहीं आया है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया में थोड़ा उछाल हम देख रहे हैं। ट्रेडर को पता नहीं क्यों पसंद आता है शेयर, ये आप इसमें देखेंगे आज ठीक ठाक रफ्तार बिल्ड होते हुए दिख रही है। लेकिन जीएसटी घटाने के प्रस्ताव से जो कंजम्पशन वाले शेयर है, आप ये देखिए, HUL, डाबर, एवेन्यू सुपरमार्ट,
ये तमाम शेयर चल रहे हैं, क्योंकि अगर हाथ में अगर आपके पैसे बचते हैं, अगर टैक्स का बोझ कम हो रहा है, तो टैक्स कट के रहा तो सरकार ने इनकम टैक्स में दी थी, और दूसरा ये जीएसटी कट में, तो एक तरह से डबल फायदा है। डबल दिवाली, पीएम मोदी कह रहे हैं कि डबल दिवाली होगी, और ये तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो आज गिरने वाले शेयर की बातचीत हम कम कर रहे हैं, क्योंकि सिन गुड्स वगैरह हैं, कुछ लेकर वाले स्टॉक्स हैं, कुछ टोबैको वाले हैं, वहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। लेकिन मार्केट में आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जीएसटी का मैजिक है। दिक्कत बस ये है कि ऊपरी स्तरों पर टिकने में है थोड़ी सी मुश्किल, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि मार्केट में तो एक अच्छी उछाल आ गई, कितना दिन तक या देर तक मोमेंटम रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन बाजार का कैसे जो है कारोबार हुआ है, उस पर आपकी रणनीति भी जानना है, और किस तरह सेटअप लग रहा है अभी बताएं, क्योंकि कुछ कंसर्न्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव ही है, कुछ कंसर्न्स हैं, हालांकि उतने अलार्मिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह दिन डेवलप होता है, 27 अगस्त का डेडलाइन आता है, 25, 26, 27 को यूज डेलीगेशन आएगा कि नहीं, कुछ कुछ कंसर्न्स तो है। अभिषेक, तो ज़रा बताएं कि अब बाजार का कैसा सेटअप लग रहा है। शरद, अगर हम देखिए सेटअप की बात करें तो आज ना कुछ अच्छे लेवल्स पार किए हैं बाजार ने, इंट्राडे ही सही, लेकिन हमने आज 25,000 के दर्शन काफी टाइम के बाद होते हुए देखे। अगस्त में पहली बार निफ्टी बैंक की बात करें, 1 अगस्त के बाद पहली बार हमने 56,000 देखा। तो ये थोड़ा सा ना सेंटिमेंट के लिहाज से चीजें पॉजिटिव हुई, और जो निराशा थी, क्योंकि देखिए शरद, हमारी चिंता तो ये भी हो गई थी ना कि 24,000 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या 55,000 निफ्टी बचाएगा नहीं बचाएगा। तो उन चिंताओं को फिलहाल हम कह सकते हैं कि टेम्पररीली बाजार ने डिस्काउंट किया है। लेकिन बाजार ऊपर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं उसके 2-4 रीजन से बता देता हूं। देखिए, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अभी कायम है। क्या 50% का ही टैरिफ फाइनल होगा, ये एक टेंशन वाली चीज है। लेकिन देखिए, 25% के ऊपर हो, 50% हो, जो भी हो, उसको लेकर तनाव नहीं, लेकिन 25% भी तो ज्यादा है। हम तो प्रिपेयर्ड थे कि नहीं 15-17% ज्यादा यही टैरिफ लेवल होंगे, तो ये एक चिंता है। दूसरी चीज ये है कि एफआईज शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो कब करेंगे, ये किस चीज का वेट कर रहे हैं। क्या आज के मार्केट में वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं? बहुत ज्यादा आंकड़े देख के मुझे लग नहीं रहा है, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं लग रहा है कि एफआईज अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। बाइंग आ रही होगी, मुझे लगता है डोमेस्टिक फंड ज्यादा बाय करेंगे आज भी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तीसरी चीज ये है कि ये जीएसटी कट में ऐलान तो हो गया है कि जीएसटी में कटौती होगी, लेकिन ये कब से होने वाली है? ये होगी दिवाली से, यानी कि अब से करीब करीब 2 महीने बाद। तब तक क्या होगा कि मान लीजिए आपको बाइक खरीदनी है, आपको एसी खरीदनी है, आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो आप तो सोचोगे ना कि अगर 2 महीने बाद अगर मेरे 10,000 रुपए बच रहे हैं तो ठीक है, मैं थोड़े टाल देता हूं। तो ये मेंटेलिटी काम करेगी, तो एक्चुअल जो बाइंग होनी चाहिए ना, वो अच्छा वो नहीं होगी। तो उसके चलते ऊपरी स्तरों से थोड़ी अनिश्चितता के चलते यहां पर हम वो गिरावट भी देख रहे हैं। और ये रूस यूक्रेन का युद्ध कब थमेगा नहीं थमेगा, ट्रंप के बयान क्या होंगे, कैसे होंगे, रूस राजी होगा, यूक्रेन राजी होगा नहीं हो रहा, क्योंकि आज व्हाइट हाउस में आज बैठक भी है जेलेंस्की और ट्रंप की, बहुत सारे यूरोप के और भी लीडर्स पहुंचे हैं, तो उस पर भी, उस आउटकम पर भी बाजार की नजर निश्चित तौर पर होगी। तो ये आगे चीजें कुछ खड़े हैं, 27 अगस्त वाली डेडलाइन हमारे लिए है, तो अब तो ठीक है, आज 18 तारीख हो गई, 9 दिन और, तो हो सकता है कि आज के तेजी को ना बाजार सस्टेन कर ले। अच्छी चीज है कि हम बार बार 100 डे ईएमए के नीचे जा रहे थे। पिछले 2 सत्र में 100 डे ईएमए को हमने पार किया। अब हम देख रहे हैं कि 50 ईएमए के ऊपर भी बाजार आज के सत्र में पहुंच गया, वो है 24,818 का। तो कुछ अच्छे संकेत हैं, बट कुछ कॉशियस चीजें हैं, उसके बारे में अभी सामने मामला रखा है। 24,800 निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट है, 25,000 पर आज अच्छा अब देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट करने में फिर भी यहां से जोखिम है, एफआईज वापसी कर सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन यह है कि जो गिरावट है ना, मुझे लगता है कि बाइंग करने का मौका होगा निफ्टी में, निफ्टी बैंक दोनों में। निफ्टी बैंक में आज तेजी कम क्यों हो रही है? देखिए, पैसा डाइवर्ट हो गया ना ये फाइनेंशियल वाली कंपनीज में, एनबीएफसीज में, क्योंकि उसको लेकर ज्यादा मजबूत ट्रिगर है जीएसटी वाला, तो वहां पर गया। आज हम देख रहे हैं कि एसएनपी ग्लोबल के अपग्रेड से बैंकिंग को सपोर्ट तो मिला, लेकिन पैसे तो सीमित है ना। अब वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में उतरे नहीं आए। शुरुआती जो तेजी थोड़ी फेजल आउट होती है, देखिए आपको देखा कि बजाज फाइनेंस मजबूत होता गया, तो ये चीजें रही। लेकिन 55,500 निफ्टी बैंक को मुझे लगता है अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 56,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस होगी, और इंट्राडे में हमने देखा 56,100 के भी लेवल देखे, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। देखते हैं क्लोजिंग कहां पर होती है। बाजार का स्ट्रक्चर वीक अब नहीं है, पहले हम जो कहते थे कि वीक है, थोड़े अनिश्चित है, अब उतना अनिश्चित नहीं है, कम अनिश्चितता है, लेकिन अनिश्चितताएं बाजार के लिए अभी भी हैं आगे कुछ।
बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत बढ़िया कहा और एक सीनियर एनालिस्ट बता भी रहे थे कि पहले बाजार का व्यू कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक रहता है, अब है मैच्योर्ड ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिज्म के तरफ जो है घड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रही है और ये बाजार अगर सपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट लेवल्स को तो शायद हमें रेंज देखने मिल सकती है। वो 6-7 हफ्ते की जो हमने देखी थी रेंज बाउंड मूव, वो शायद एक अपर रेंज में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रिगर्स अभी भी बाकी हैं और आज पहला दिन है जहाँ पे ऐसी बड़ी अप मूव है, कितना सस्टेन करता है इस पे भी सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन इस स्ट्रेंथ में हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, हरीश जुजारे और निमेश ठाकर। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। सबसे पहले हरीश, आपसे शुरुआत करेंगे कि देखिए सेटअप तो शुरुआत गैप अप ओपनिंग का था लेकिन सस्टेन किया है और अच्छा से किया है। मिड कैप स्मॉल कैप ने भी अच्छा सपोर्ट दिया है। तो हरीश, किस तरह आप देख रहे हैं बाजार की पूरी चाल और यहाँ पे क्या निफ्टी या निफ्टी बैंक में दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है जहाँ पे कुछ अच्छे आप ऑप्शंस में ट्रेड भी कर सकते हैं? तो हरीश, आपसे मैं शुरुआत करूँगा, पहले बताएं। गुड आफ्टरनून शरद जी। अगर बिल्कुल आज के दिन देखा जाए तो एक अच्छा शानदार ओपनिंग था। आज देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग देखने मिला है निफ्टी में। कई दिनों के बाद हमने पहली बार 25,000 का आंकड़ा देखने मिला निफ्टी में। देखा जाए तो वो एक शानदार ओपनिंग था, वीक स्टार्ट था। और जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते में भी देखा है तो 24,500 लेवल्स का इतना वीकनेस के बावजूद हमने टिके हुए थे निफ्टी इंडेक्स। तो वहां से क्लियरली एक शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इंडेक्स में। मुझे लग रहा है कि आज जो गैप अप ओपनिंग है, थोड़ा बहुत उसके चलते एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है ऊपर की ओर। अभी भी लग रहा है कि 25,000 का जो आंकड़ा है वो रेजिस्टेंस बन के रहेगा। लेकिन अगर देखा है तो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा स्लोली और टेक्निकली भी देखा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। और आरएसआई वगैरह जो इंडिकेटर्स है जो ओवरसोल्ड थे वहां से ऊपर की ओर मूव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत तेजी बिल्कुल देखने मिल सकता है। और वो पीछे की ओर सपोर्ट अभी शिफ्ट होकर जो 24,500 था वह अभी शिफ्ट होकर 24,700 के आसपास बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 24,700 और 800 एक अच्छा सपोर्ट बन के रहेंगे। तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है इस लेवल्स के पास, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बाइंग का मौका बन सकता है निफ्टी में भी। ऊपर की ओर 25,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली होल्ड करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर निकल जाता है तो 25,200 तक रूम अभी ओपन हो सकता है निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए और आज के और कल मॉर्निंग तक तो डिप्स मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखा है तो 55,000 का लेवल पिछले हफ्ते में स्ट्रांगली होल्ड करा था। उसके चलते हमने बाउंस भी देखने मिला है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी एक ऐसा ही एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे गैप थोड़ा ज्यादा है जो कि सपोर्ट जोन बन रहा है 55,500 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे सपोर्ट से फिलहाल के लिए बाइंग करने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की ओर। तो 55,000 के अराउंड 55,500 के आसपास मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं मुझे लग रहा है कि 56,000 से लेकर 56,200 तक का स्कोप है ऊपर की ओर। तो इस लेवल्स के लिए बिल्कुल वॉच कर सकते हैं आज और कल के लिए बैंक निफ्टी में। और आज के लिए दो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस रहेंगे मेरे तरफ से। पहला स्टॉक रहेगा बाइंग के रडार में जो है हिंदाल्को। देखिए हिंदाल्को की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं लगातार हमने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास से रिवर्स होते हुए देखा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल एक क्रॉस कर चुका है रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रैली देखने मिल सकती है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि टारगेट 750 का बन सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे करंट का प्राइस चल रहा है 718। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग करने की राय रहेगी हिंदाल्को और 750 का टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 700 का हिंदाल्को में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा टाइटन में। मैं टाइटन में भी देखा है तो एक स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के पास क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लिया था और वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रैली जो है करंटली टाइटन में और भी एक्सटेंड हो सकती है जो कि प्राइस को 3750 लेवल्स के पास जो लेके जा सकती है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो है। तो करंट लेवल्स पे टाइटन भी बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट्स बनेंगे 3750 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2500 का। 2500 टाइटन के लिए 2500 आपने बताया हरीश स्टॉप लॉस। अभिषेक जी 3500। हाँ 3500 नहीं, मैं थोड़ा डर गया कि नहीं कुछ ज्यादा ही डीप हो गया स्टॉप लॉस। आज ऐसे बाजार में भी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा वो क्यों है। ठीक है 3500 का स्टॉप लॉस होगा, 3750 के टारगेट होंगे। तो नजदीक का स्टॉप लॉस है, कितने 70 रुपए नीचे का ही स्टॉप लॉस है और टारगेट थोड़े ठीक ठाक डिसेंट दिख रहे हैं अभी।
3571 पर भाव है, लेकिन उसको उल्टा कर लीजिए 57 को 3750 का आप टारगेट कर लीजिए टाइटन के लिए। और हिंडाल्को के लिए 750 रुपए का टारगेट होगा, 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो एक मेटल का शेयर हम देख रहे थे कि डंपिंग वाली एक न्यूज़ भी थी कि कुछ सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है मेटल की डंपिंग को रोकने के लिए वियतनाम और चीन से। उसके चलते आज हम अक्रॉस द बोर्ड मेटल में तेजी दिख रहे हैं। तो अच्छी खबरें बहुत आई थी ओवर द वीकेंड, और उन अच्छी खबरों को समावेशित करके बाजार ने आज ऊपर की तरफ अप मूव दिया है। मेटल इंडेक्स 0.2% ऊपर आपको दिखाई देगा। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां पर क्लोजिंग ट्रेड लेना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, एशियन पेंट्स का काउंटर है। करीब 10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक में काफी स्ट्रांग मूवमेंट है, एशियन पेंट्स ऐसा काउंटर है कि काफी टाइम से नहीं चला है, तो रिस्क टू रेशियो भी काफी फेवरेबल है, तो और ब्रेकआउट भी आया है, तो एशियन पेंट्स यहाँ से बाय करना है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2535 का लगाना है, और ऊपर में मेरा मानना है कि 2650 के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है 6 से 8 महीने का, तो और भी काफी ऊपर के टारगेट प्राइस देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक के अंदर 10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जो है वो ब्रेकआउट आया है। तो एशियन पेंट्स के लिए व्यू मेरा बुलिश है। और दूसरा अंबुजा सीमेंट का काउंटर है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने एक हाई टॉप हाई बॉटम का एक फॉर्मेशन बन रहा है, और जिस तरह से सपोर्ट के पास आज गैप अप ओपनिंग हुआ था, स्टॉक में अभी 592 के आसपास चल रहा है, ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया है। तो मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। 580 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 610 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट और एशियन पेंट्स, ये दो काउंटर के अंदर में बाय रिकमेंड करता हूं। ठीक है, अंबुजा सीमेंट पर आपको और एशियन पेंट्स पर, ये दो शेयर आपके लिए खरीदने की सलाह है। 610 के टारगेट होंगे अंबुजा के, 580 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और एशियन पेंट्स हमने देखा था कि बीच में कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आई थी, आई थिंक जेएसडब्ल्यू पेंट्स की तरफ से। उसके बाद भी शेयर गिरा नहीं था, और कंजम्पशन का बढ़िया प्ले है, सॉलिड कंपनी है। लेकिन अगर आपको ट्रेड भी करना है ना, तो 2650 के टारगेट आ जाएंगे। 2535 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कीजिए इस शेयर में। निमेश जी, हरीश जी आपसे राय लेंगे। ऑटो में आपने कुछ नहीं चुना, मारुति में कई साल कितनी बड़ी तेजी आज हम देख रहे हैं। एमएनएम ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। लंबे समय तक हमने देखा कि 2600 से 3200 की रेंज में फंसा रहा, अब तो 3400 का एमएनएम हो गया। हीरो मोटो निकल गया 5000 रुपए के ऊपर। ऐसा तो नहीं कि शेयर पसंद आ रहा है, लेकिन थोड़े कंफर्ट रेंज के ऊपर भाग गया है, थोड़ा ठंडे होने के इंतजार कर रहे हैं आप। अभिषेक जी, अगर ध्यान देंगे तो देखिए, लास्ट कुछ दिनों से हमने लगातार हीरो मोटर को अपने बाइंग एडवाइस किया था नीचे लेवल्स पे। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4550 45,600 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम था, बिल्डअप हुआ था उस लेवल पे, अभी अभी ऑलरेडी स्टॉक प्राइस रन अप दे चुका है। तो हम लोग लगातार उस टाइम पे बाइंग की रिकमेंडेशन है। जिस टाइप में मार्केट भी खराब था, उसी टाइम पे भी हम लोग कंटिन्यूस बाइंग रिकमेंड कर रहे थे हीरो मोटर कॉप में और टीवीएस मोटर्स में भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक हमने एक्सपेक्ट किया था मोमेंट, वो रैली हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन भी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग देखने मिल रहा है सारे ऑटो स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए थोड़ा करेक्शन के लिए। तो फिर से एक बार मौका मिलेगा नीचे लेवल्स पे, बिल्कुल हीरो मोटर का हो, टीवीएस मोटर्स हो। मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स की बात करते हैं, टीवीएस मोटर्स में लग रहा है कि 3120 के आसपास मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन से, तो उस लेवल फिर से आता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे फिर से एक बार बाइंग कर सकते हैं टीवीएस मोटर्स में। और अगर वही चीज हीरो मोटर कप में देखा है, तो ऑलरेडी हमने नीचे लेवल से देखा है, तो जहां पे रिकमेंडेशन किया था 4500 4600 के, वहां से ऑलमोस्ट 6 to 7% का अपमूव देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी हीरो मोटर कप में डिप में बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज रैली देखने मिला है, तो उसके चलते थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। उसके बाद ये मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार री एंट्री करनी चाहिए हीरो मोटर और टीवीएस मोटर्स में। पर दूसरा थिंग है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टीवीएस मोटर हीरो मोटर का ओवरऑल टारगेट की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 5500 के आसपास तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए दोनों स्टॉक्स में अभी भी। बिल्कुल, हरीश जी के ऑटो पिक्स जो है फोकस में लग रहे। हीरो मोटोकॉप लगभग 6% ऊपर है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी का, और अभी भी सस्टेन कर रहे ऑटो स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स को।
लेकिन पूरे ऑटो स्टॉक्स की क्या रीज़न है? ऑफ कोर्स जीएसटी रिडक्शंस तो है ही, लेकिन उसके बाद और क्या डिटेल्ड एनालिसिस है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारे डिटेल्स अभिषेक हम हमको बताएंगे। अभिषेक, ऑटो पूरे तेज़ रफ्तार में चल रहा है, क्या क्या अहम रीजंस हैं और एक एक करके ज़रा बताएं कि क्या इम्पैक्ट एनालिसिस है। शरद, देखिए ऑटो शेयरों ने आज पूरा हम कह सकते हैं कि टॉप गियर लगा दिया है। जीएसटी का बूस्टर मिला है और थोड़े डिमांड स्लो डाउन थे ऑटो में। रूरल भी रिकवरी उतनी स्ट्रांग हो नहीं रही थी, लेकिन सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से आज बड़ी शानदार तेजी है। आज सबसे टॉप का सेक्टर इंडेक्स है और अगर हम बात करें तो 20 महीने के हाईस पर ऑटो इंडेक्स जाके कारोबार कर रहा है और कई सारे शेयर तो लगातार रिकॉर्ड वैसे बना भी रहे हैं। आज के सत्र में भी बने हैं। आप देखिए एमएनएम का शेयर नए रिकॉर्ड पर है। मारुति में जबरदस्त रफ्तार आज के सत्र में है। तो हुआ यह कि जो 1200 सीसी से जो छोटी वाली जो गाड़ियां हैं उन पर जो जीएसटी अभी 28% से वो घट के आगे हो जाएगा 18%, इस चीज़ की उम्मीद है। ये प्रस्ताव रखा गया है। और जो एंट्री लेवल वाली जो बाइक्स हैं, यानी कि एंट्री लेवल का 350 से नीचे की, अब तो उसमें अच्छी बाइक्स भी आ जाती हैं, तो उनके लिए ये बड़ी राहत है। उन पर भी जीएसटी का बोझ कम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि इस साल आरबीआई ने भी दरें सस्ती की हैं, 1% रेपो रेट घटाया है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। रफ्तार भी ठीक थी, अब थोड़ी सी और क्लैरिटी उस चीज़ को लेकर आ जाएगी। सरकार ने इनकम टैक्स भी घटाया था बजट में, अब उसका डिलेड इम्पैक्ट आता है, थोड़ा असर थोड़ा देर से आता है, तो 6-8 महीने बाद उसकी उम्मीद होती है। तो करीब करीब 6 महीने का समय बीत गया है बजट आए हुए और उसका भी फायदा मिल रहा होगा। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेनली स्टील होता है इनके लिए। तो स्टील की कीमतें थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं, तो मार्जिन को सपोर्ट मिला है ऑटो कंपनीज के। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर, आज के सत्र में 4.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। और अगर हम वैल्यूएशंस भी देखेंगे आप ना, तो निफ्टी ऑटो का 24 के आसपास का पी है, प्राइस टू इक्विटी पी रेशियो। और अगर आप 3 साल का अगर औसत देखेंगे तो वो है 30 के आसपास का। तो वैल्यूएशन वाला कंफर्ट भी ऑटो में है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते फायदा हो रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं शरद आपको कि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मेजॉरिटी ऑफ द जो सेल्स है ना, जो डोमेस्टिक सेल्स हैं, वो 28 से 31% के टैक्स ब्रैकेट में पड़ती थी। अब वो घट के नीचे आ जाएंगी तो बेनिफिट मिलेगा। आप हीरो मोटो देखिए, 95% जो घरेलू बिक्री होती थी उन पर टैक्स का बर्डन था 28 से 31%। आयशर मोटर में 89% जो बिक्री होती थी टैक्स बर्डन 28 से 31 था। बजाज ऑटो के लिए 52% और टीवीएस मोटर के लिए 69% पर ये फिगर था। तो इन कंपनीज के लिए बड़ी राहत होगी। और आज आप स्टॉक्स के प्राइसेस में देख भी रहे हैं, कुछ शेयर से जहां पर पैसे नहीं बने हैं उन पर आप नजर रख के चलिएगा, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिएगा टाटा मोटर को लेकर, क्योंकि टाटा मोटर के लिए फैक्टर ये अलग है थोड़े से। काफी पिटा हुआ शेयर है, पिछले एक साल में 37-38% आपको नीचे दिखेगा, लेकिन हीरो मोटर करीब 3% ही नीचे है अब सॉलिड रिकवरी के बाद, क्योंकि हमने 4000 के लेवल से एक तरफा चाल देखी है 5000 रुपए के ऊपर की। बजाज ऑटो नेट आपको पिछले साल से अब तक 12-12.5% ये नीचे दिखेगा, लेकिन यहां पर भी हो सकता है कि आप मूव हो जाए। तो ये जीएसटी का ट्रिगर, आगे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि फुल स्विंग में रफ्तार आज ऑटो की गजब की दिख रही है। शरद, आप यहाँ पे दिख भी रही है कि आप घरेलू बिक्री जो है हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स सब में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। ऑलमोस्ट 90% या ऊपर की कंट्रीब्यूशन आ रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो बूस्ट है उस पे जो है सारे स्टॉक्स पे जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम स्टॉक्स पे जो है रिसर्च और टेक्निकल कॉल्स, ये सब हम आपके पास लेके आएंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और बाज़ार देखें तो अभी भी जो है अपने डेज हाई लेवल से थोड़ी ही करेक्शन आई है, पर मेंटेन रखा है, फ्लैटिश ही है, लगभग 24,900 लेवल्स के ऊपर है। निफ्टी बैंक में भी जो है कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है और ब्रॉडर इंडिसेस में भी जो है सपोर्ट बनाया हुआ है। लेकिन चलिए अब हमारे साथ अब ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाज़ार को आप किस तरह देख रहे हैं? हमने ऑटो पे तो भारी डिस्कशन की, लेकिन उसके अलावा भी देखें तो सीमेंट पैक, आपका एफएमसीजी पैक, इंश्योरेंस पैक सब बज़ कर रहे हैं जीएसटी रिडक्शन के न्यूज़ फ्लो पे। और ये सोर्सेस से अभी तक खबर आई है, पूरी तरह ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर से किक इन होगा। राजेश जी, किस तरह देख रहे हैं ये कंजम्पशन बूस्ट और
इस स्पेस में सेक्टर में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ये कंजम्पशन बूस्ट के सारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं आज? नमस्कार शरद जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज की जो तेजी है वो अगर आप पिछले हफ्ते को देखें तो 6 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद पॉजिटिव में बाजार बंद हुआ था 1% के गेन के साथ। तो ये उम्मीद तो थी कि शायद पॉजिटिव खुले, बट इतना ज्यादा तेजी आएगी ये मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने सोचा हो, और एक बहुत पॉजिटिव तेजी आई। और मेरे हिसाब से कई कारण रहे, जैसे कि एक जीएसटी का अनाउंसमेंट जो प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले से कहा कि रैशनलाइजेशन करेंगे। दूसरे S&P की रेटिंग अपग्रेड आई करीब करीब 18 सालों के बाद। ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, एशियन मार्केट ऊपर खुले, क्रूड नीचे था 65.82 तक गया, INR में थोड़ी सी मजबूती आई 20 पैसे की, और ट्रम्प साहब ने जो सॉफ्ट स्टैंस लिया, इन सब चीजों के चलते बाजार तेजी में खुले। और जब तेजी में खुले तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अगर आप देखेंगे तो वीकेंड पे बहुत फेवर में था बुलिश पैटर्न के। अब इन सब चीजों के बीच में जीएसटी एक बड़ा न्यूज बन के सामने आया, जिसमें ये लगा कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाएगा एंड ऑल। अभी हालांकि कोई भी ऐसी आधिकारिक रूप से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि क्या कट आएगा नहीं आएगा, बट मार्केट ने कयास लगाया है और उम्मीद पे ही ये दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही शेयर बाजार चलता है। तो कई सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट होंगे, जैसा आपने कहा ऑटो सेक्टर जो कि जीएसटी रिफॉर्म से वाकई में बेनिफिट होगा, क्योंकि 28% की जीएसटी से अगर 18% की जीएसटी तक भी आ जाती है तो टैक्स चूंकि कम होगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और खास करके एंट्री लेवल्स कार में और मिड रेंज सेगमेंट में मुझे लगता है कि वहां बढ़त मिलेगी। तो जिसके कारण से हमें लगता है मारुति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और एंट्री लेवल कार में उनकी पहुंच बनी हुई है। जो नए लॉन्चेस हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिए हुए हैं, ईवी में अपनी बढ़त बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह है मारुति के, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि पहली पसंद 4 व्हीलर में यही रहेगी। 2 व्हीलर की बात की जाए तो बजाज ऑटो हमारी पहली पसंद रहेगी, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, प्लस न केवल डोमेस्टिक बल्कि उनके जो विदेशों में भी कारोबार है, इससे उन्हें एक कोई दायरे में नहीं रहने की जरूरत है। डोमेस्टिक अगर स्लो डाउन होता है तो इंटरनेशनल मार्केट्स अच्छे होते हैं। नए प्रीमियम सेगमेंट खास करके बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, अगर आप रिटर्न रेशियोज वगैरह देखें तो बहुत बेहतर स्थिति में है। तो ये 2 स्टॉक हमारी रडार पे हैं ऑटो पैक से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमें लगता है कि थोड़ी सी बढ़त मिलेगी, जहां हम लगता है कि एसी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि ब्लू स्टार है, वहां पर अगर आप देखें तो आरओई वगैरह बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि न केवल भारत के बल्कि इनके एक्सपोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं उन्हें देखते हुए ब्लू स्टार में अच्छी बढ़त हो सकती है। सीमेंट पैक अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे थोड़ा सा बूस्ट आएगा, और जिस वजह से हमें अल्ट्राटेक, बिरला और जैसी कंपनियों पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, सीमेंट और ऑटो पैक में जो है नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए अच्छी मोमेंटम आ रही है। जीएसटी में राहत की उम्मीद से जो इंश्योरेंस स्टॉक्स चमक रहे हैं आज, इस पे जो है नज़र डालते हैं। इस खबर में विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की CMD गिरिजा सुब्रमण्यम। ज़रा देखते हैं कि इस पे क्या मोमेंटम आता है। अनुराग, ये आज जो है उनके साथ बातचीत हुई थी, तो पूरी तरह जो है हमें पता चलेगा। जो इंतजार था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की राहत कब मिलेगी, वो अब हकीकत बनते हुए दिख रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात की गई है, उसके बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भविष्य में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो जीएसटी की दर होगी वो 5% या उससे कम होगी। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो एक कैच है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यानी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनियों को दिया जाता है तभी जो जीएसटी के अंदर जो कमी होगी उसका फायदा ग्राहकों को, पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, वरना ये फायदा जो है पॉलिसी होल्डर्स को नहीं मिलेगा। अभी जो है 5% की दर पर इंश्योरेंस कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इसी वजह से कंपनियों का मानना है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं दी गई तो फिर वो पूरा जो प्रीमियम
में पास ऑन है वो ग्राहकों को नहीं कर पाएगी, जो कीमतें हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की वो कम नहीं होगी। तो देखना ये होगा कि जो नियम आएंगे उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सुझाव दिया गया था कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनका प्रीमियम जो है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए अगर इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख रुपए तक का है, और टर्म इंश्योरेंस पर पूरी तरह से जो जीएसटी है वो एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। तो ये जीओएम के सुझाव थे, लेकिन 5% की दर होना तय है इंश्योरेंस प्रीमियम पे, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे, क्योंकि सरकार का भी जो मकसद है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने का, अभी ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, तो जीएसटी की दरें कम कर प्रीमियम को अफोर्डेबल बनाकर सरकार इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो आपको इंश्योरेंस खेमे में भी देखने मिल रही है। हरीश, एक बार जल्दी से आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा इंश्योरेंस स्टॉक में लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी बढ़िया है और यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं? न्यू एज टेक वाले इंश्योरेंस कंपनीज पे भी आपकी नज़र है तो चलेगा, लेकिन बताएं हरीश कौन सा पिक रहेगा? बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो इंश्योरेंस सेक्टर में ओवरऑल अच्छा खासा रैली देखने मिल चुका है ऑलरेडी। एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी कुछ स्टॉक्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एक मोमेंटम तो बिल्टअप हुआ है, लेकिन जितना तेजी आना चाहिए अभी तक लैगिंग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से लास्ट 2-3 हफ्तों से वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम फिर से एक बार बिल्ड होते नजर आ रहा है। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक में टेक्निकली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंज्यूम होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा स्टॉक बन सकता है करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट 700 तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल बाय करने की राय रहेगी। या डिप्स थोड़ा मिलता है तो 620 के आसपास तक भी मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस को। मुझे लग रहा है कि 607 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसी का स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए 607 का। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बताया टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 680, बाद में 700 का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रहेगा मेरा रडार पे करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रडार पर रहेगा। 637 का भाव हम देख रहे हैं, 656 रुपए तक ये शेयर गया और वहां से नीचे आ गया। सेम कहानी हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी देखा, 200 रुपए के ऊपर गया और फिर ये 200 रुपए के नीचे आ गया। आई थिंक अनुराग को आपने फ्री कर दिया, अदरवाइज मेरे पास भी एक सवाल था, उनसे हम पूछते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, राजेश जी से क्लैरिटी ले लेते हैं। राजेश सर, जो अनुराग जो चीज़ बता रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, मतलब मोटा मोटी अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर 18% का आपने जीएसटी पे किया, 1000 रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 18% आपने जीएसटी पे कर दिया 180 रुपए का। फिर आपने अगर तो उस पर फिर से आपको वो जीएसटी लगेगा, लेकिन आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है ना उसको आप क्लेम कर सकते हैं वापस कि ये तो हमने ऑलरेडी इस पर जीएसटी पे किया हुआ है। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन ये राजेश सर आप थोड़ा क्लियर कर पाएंगे क्या कि ये आईटीसी ये इंश्योरेंस वाले बिजनेस में कैसे काम करता है? ये देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो पॉलिसी होल्डर है, जो उपभोक्ता है, उन्हें मेरे ख्याल से इसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल कि किसी कॉर्पोरेट ने अपने पूरे एम्प्लॉयज के लिए अगर होलसेल में ना करा रखा हो। क्योंकि इंडिविजुअल अगर अपने देते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें आईटीआईसी की बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जीएसटी के प्रावधान वगैरह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। लेकिन अगर इस पूरे सेक्टर में कोई एक बहुत अच्छी कंपनी अगर हो जो कि बहुत अंडर वैल्यूड हो, तो मेरे ख्याल से एलआईसी के साथ ही जाना चाहिए। पहली तिमाही में नतीजे अच्छे आए थे, बॉटम लाइन में बढ़त थी, नेट प्रीमियम इनकम में बढ़त थी, एसेट क्वालिटी बढ़िया हुई थी, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और एपीई तो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार बढ़त दिखा रहे हैं। और न केवल बढ़त दिखा रहे हैं बल्कि वीएनबी मार्जिन्स में भी बढ़त हुई है। एईओएम करीब करीब 57 लाख करोड़ के आसपास हो गया है और आज की डेट में पीई देखेंगे तो 11 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये हाईली अंडर वैल्यूड है। थोड़ा ओवरहैंग ओएफएस को लेकर के है, जिसकी अनाउंसमेंट शायद पिछले हफ्ते बुधवार या बृहस्पतिवार को आई थी, उस वजह से थोड़ा ओवरहैंग है, बट लंबी अवधि के लिए स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन राजेश जी क्या है ना कि एलआईसी मतलब कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ये है जिसके ना प्राइसेस लोगों को याद हो गए हैं कि कौन से भाव पर आईपीओ आया था।
ये 890 वाला जो भाव दिख रहा है ना, ये तो शेयर होल्डर वाला प्राइस है, पॉलिसी होल्डर वाला और कर्मचारियों वाला। बाकी 904 पर रिटेल को एलोकेट हुआ था। एक्चुअल जो प्राइस था वो शायद 940 के आसपास था। सरकार की कंट्रोल वाली कंपनी है, कोई भी डाइवर्समेंट जब किया जाता है कुछ मिलता नहीं है तो फिर LIC को लगा दिया जाता है कि ठीक है आप बाय कीजिए। लेकिन मजबूत है कंपनी, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है, इस पर आप भरोसा करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल बुकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए आपके स्टॉक पिक्स कौन से हैं नीलेश जी? क्या आपने चूज किया है क्लोजिंग ट्रेड के लिए? नीलेश जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। आज तो बाजार भी दहाड़ रहा, अभी दहाड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से आज एक बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग हमने देखी है, स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन चुका है। इनफैक्ट जो गैप एरिया है वो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर खरीदारी वाले मौके ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी टाइटन। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये पर्टिकुलर काउंटर पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। आज एक काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक अपसाइड जो है वो कंटिन्यू होती हुई हमें नजर आ रही है 3650 तक की ओर। करंटली 3560 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 3520 का स्टॉप लॉस अपना होगा। 3620 और 3650 तक की अपसाइड हम यहाँ पे टाइटन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, AB कैपिटल। यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने हाल फिलहाल में देखा है। स्टॉक आज एक नए रिकॉर्ड हाई को छूता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। 290 से लेके 295 तक की अपसाइड हम AB कैपिटल में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 274 का स्टॉप लॉस रख के AB कैपिटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 274 का आपने स्टॉप लॉस बताया। टारगेट क्या होगा नीलेश जी AB कैपिटल का? बिल्कुल देखिए, पहला टारगेट होगा 292, दूसरा टारगेट होगा 298 का। ठीक है, 292 का और 298 का टारगेट होगा AB कैपिटल के लिए। टाइटन पर नीलेश जी बुलिश हैं। थोड़ी देर पहले हमें हरीश जी ने भी इस पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन टाइटन पर जो टारगेट नीलेश जी का है 3650 का है, 3520 का स्टॉप लॉस है। और हरीश जी के जो टारगेट थे थोड़े ज़्यादा थे, थोड़े पोजिशनल उनके बेट्स होते हैं, तो 100 रुपये और ऊपर के टारगेट उनके थे 3750 के। लेकिन ये है कि हाँ, इसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है टाइटन के शेयर को लेकर। और कंजम्पशन में ना आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है। 5% चढ़ना, 7% चढ़ना, ये तेज़ी नॉर्मल लग रही है। आप देखिए आखिरी बार आपने मारुति सुजुकी के 8% कब देखा था आपको याद नहीं होगा। ब्लू स्टार, वोल्टास 6-7%, 8% ये चल रहे हैं। हेवल्स में भी अच्छी तेजी आज है। तो ये सारे के सारे शेयर आज कमाल कर रहे हैं। और कंजम्पशन एज अ थीम आज बहुत ही सॉलिड लग रही है त्योहारों की शुरुआत के साथ ही। हम इसकी चर्चा कर भी रहे थे कि त्योहार जब शुरू हो जाएंगे ना तो बाजार अपने आप डिस्काउंट करना शुरू कर देगा, ये टैरिफ वाली अनसर्टिनिटीज को। तो कई सारी चीजें आई हैं। ये मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक तो किया ही GST के फ्रंट पर, अदरवाइज बाजार देखिए थोड़ा मजबूत तो हो ही रहा था। 24,350 के नीचे गिरे, वहां से हम चढ़ के 24,600 के ऊपर आ गए थे। तो सारी चीजें, कई सारी चीजें आज बाजार को हेल्प करने काम कर रही हैं। तो एक इसी कड़ी में एक और चीज कर लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो जरा समझते हैं कि कहां पर मौके अच्छे बन रहे हैं और लेकर आएंगे अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस की चैंपियन। ऑप्शंस का चैंपियन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपका नाम बड़ा कमाल है, जब भी मैं सुनता हूं ना तो मतलब एक कामनेस सी आ जाती है दिमाग के अंदर भी। और आपका काम ऐसा है कि बिना शांत रहे, बिना एकाग्र रहे, ये सब चीजें की नहीं जा सकती हैं। ओशो, वैसे बताइए आज स्ट्रेटजी आप कौन से शेयर पर लेकर आए हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस नाम के बारे में बात करने के लिए। ओवरऑल मुझे अभी लगता है मार्केट में ट्रेंड काफी पॉजिटिव है एंड अभी भी बहुत सारे FMCG स्पेस में काउंटर्स लग रहे हैं जिनमें काफी स्ट्रांग पोटेंशियल है। सो गोदरेज कंज्यूमर टेक्निकली भी 1200 के ऊपर काफी स्ट्रांग लग रहा था एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एट द मनी का स्ट्राइक का कॉल बाय करके चला जा सकता है। दैट मीन्स 1220 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। 17 से 18 रुपीज के बीच में होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाय करें। 9 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड बिल्कुल इमीडिएट टारगेट इसका 36 का है।
सो मैक्सिमम रिस्क पूरा ही ट्रेड सेटअप का 4500 का रहेगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हम 9000 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 9000 तक के प्रॉफिट आपको हो सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर के इस ऑप्शन स्ट्रेटजी में। ये प्रति लॉट के हिसाब से ये गणना है और अधिकतम जो नुकसान की आशंका है वो है 4500 रुपए की। लेकिन एट द मनी कॉल ऑप्शन ही आपको लेनी है 1220 वाली, जो कि 17-18 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगी। लक्ष्य होगा 36 का, स्टॉप लॉस इसमें 9 रुपए का होगा। गोदरेज कंज्यूमर 1219 रुपए का भाव है, मतलब इस शेयर ने थोड़ा निराश तो वैसे किया है। कंजम्पशन वाली अच्छी कंपनी है ये, लेकिन हमने 2 बार देखा है कि 1300 रुपए के आसपास जाके ये फंस गई थी और वहां से फिर थोड़ी सेलिंग प्रेशर हमने देखा गोदरेज कंज्यूमर। उम्मीद करते हैं कि वो ट्रेंड इस बार थोड़ा रिवर्स हो और ऊपर की तरह हम शेयर में देखें। फिलहाल ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम आ जाएगी शॉर्ट टर्म में गोदरेज कंज्यूमर की 1220 वाली कॉल के जरिए। बहुत शुक्रिया अशु जी आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक और अनुभवी दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान आपके साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार का माहौल आज अच्छा है श्रीकांत जी, और 24,900 ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब इसको गंवाने के मूड में नहीं है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा देखा हमने, करीब 100 पॉइंट के आसपास का। आप ही बताइए कि अब ये जब सारी चीजें चल रही हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चुनना, तो आप जो आज के ट्रेंड है उसी के साथ जा रहे हैं या फिर कहीं और आपकी नजर गई है बाजार में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, जब मार्केट इतने बड़े गैप से खुलता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें तो सुबह से जो लेवल्स हम देख रहे थे उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसे लग रहा था कि मार्केट अगर 25,000 के लेवल्स को अगर सरपास कर लेता है, यानी कि उन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट वो हुआ नहीं है। तो अभी ठीक है, अभी मामला थोड़ा अटका हुआ सा है। 25,000 के ऊपर अगर जाता है तो मार्केट में रियल स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, क्योंकि एफआईएस की तरफ से जो बड़ी शॉर्ट पोजीशन है वो मुझे लगता है कि तभी एक्टिव हो सकती है, यानी कि अनवाइंडिंग के लिए, जब मार्केट किसी क्रूशियल लेवल को क्रॉस करे। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ने कम से कम 30-32 दिन का ट्रेंड दिखाया था एक ग्रेजुअल डिक्लाइन का। उसके बाद की ये रिलीफ रैली है, तो ये रैली और थोड़ी चलेगी। मार्केट इवेंचुअली 25,250 25,300 के लेवल्स ला सकता है। इन लेवल्स पे अभी भी हमें वैल्यू स्टॉक्स में कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए। आपने बहुत ही सही कहा कि मारुति इतना 10% चलने वाला जो उसका एक टाइम हुआ करता था उससे अरसा हो गया है, तो अभी उसमें से बाहर आया हुआ है और इसी वजह से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है कि जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं, तो इनमें ट्रेड लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे अदानी पोर्ट्स अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है और 1320-1330 के रेंज के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा करेक्शन भी हो चुका है ओवरऑल अदानी ग्रुप में, और मैंने देखा है कि जब भी मार्केट में तेजी आती है तो अदानी में से एग्जैक्टली स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट्स में तो तेजी बनती है। तो करंट लेवल से अदानी पोर्ट्स में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 1400 का टारगेट्स रखें, 1295 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है वीआईपी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी एक नजर होनी चाहिए। इसमें एक बड़ा डील हुआ था कुछ 1.5-2 महीने पहले, उन्हीं लेवल्स के करीब आने के बाद इसमें एक रिबाउंड बना हुआ है। मुझे लगता है ये भी स्टॉक करंट लेवल से खरीदा जा सकता है 424, 25, 26 के करीब। 407 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि ये स्टॉक वैसे वॉलेटाइल है, बट मुझे लगता है स्टॉक कम से कम 447 या तो बेस केस में 470 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ये 2 शेयर अडानी पोर्ट और वीआईपी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा लीक से हटकर आपके लिए स्टॉक पिकिंग की कोशिश है। अडानी पोर्ट के लिए 1400 का टारगेट और वीआईपी के लिए जो टारगेट है वो है 447 रुपए का। तो ये 2 ट्रेडिंग की पिक्स आपके लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ना सवाल ये भी उठ रहा होगा कि क्या बाजार की आज की जो तेजी है या फिर शेयरों में जो रौनक है क्या वो टिक पाएगी, क्योंकि जीएसटी के बेनिफिट्स अभी मिले तो हैं नहीं, ये तो आगे मिलेंगे। हाँ, ये बात सच है ना कि बाजार आगे देखता है, और एक टाइम था कि हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ पी देखते थे, टीटीएम पी जिसको बोलते हैं, लेकिन अब हम फॉरवर्ड पी देखते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल लगता है और लोग उसी को देख के ग्रोथ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो कहाँ पर तेज़ी रिवर्स नहीं होगी,
कहां पर आपको पुख्ता तौर पर, अगर आपने शेयर ले लिया है, डिलीवरी में अगर आप हैं, तो इसको होल्ड करके बैठिए, शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में ना फंसिए। ऐसे कुछ शेयरों के लिए समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद राजेश सर से। आप बने रहिए हमारे साथ। अब क्या देख स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और देखिए तो बाज़ार में अभी भी जो है 24,900 के ऊपर जो है निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है और अच्छी सपोर्ट जो है आपको ऑटो, सीमेंट, कंजम्पशन, इंश्योरेंस खेमे में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए एफएनओ का सेटअप क्या लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, सारी डिटेल्स हमें पुलकित बताएंगे। गुड आफ्टरनून पुलकित, बताएं किस तरह एफएनओ सेटअप लग रहा है अभी। गुड आफ्टरनून शरद जी। एफएनओ के सेटअप से पहले एक चीज़ बात करेंगे। हमने बीते वीक एक बात की थी, एक रिसर्च आपने किया था कैंडल्स पे। जी जी, कि अगर 6 कैंडल रेड होती हैं तो 7वीं कैंडल के साथ क्या होता है, वो ग्रीन होता है। ऐसा हमें पास्ट का डेटा बता रहा था। बिल्कुल। इस बार भी वही हुआ। लास्ट वीक जो बंद हुआ वो पूरा का पूरा ग्रीन था। उसने जो रेड कैंडल का बॉटम था लगभग 345 के आसपास, 24,345 के आसपास, वहां से 300 साढ़े 300 पॉइंट की मूव दे दी थी और आज बची हुई और 300 की मूव दे दी। तो टोटल मिला के लगभग हम वहां से करीब 600 पॉइंट ऊपर हैं। अब डेटा क्या कह रहा है, आगे क्या हो सकता है, उसको समझते हैं। इंडिया विक्स तो 12.54 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या नहीं है। पीसीआर जो है निफ्टी का, वो पुट कॉल रेशो, वो लगभग 0.89 के पास है, तो ये भी कंफर्टेबल रेंज में है। वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें तो मोस्ट एक्टिव पुट 24,900 की देखी जा रही है और जो मोस्ट एक्टिव कॉल है वो 25,000 पे देखा जा रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये 25,000 के ऊपर है और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,900 के ऊपर है वीकली एक्सपायरी का। अब जो 24,900 की पुट है, यहाँ पे पुट राइटिंग देखी जा रही है, जो कि एक अंदेशा दे रहा है कि यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट बन सकता है। वहीं हम 25,000 की कॉल की तरफ देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग देखी जा रही है और वहाँ से एक हम दबाव देख रहे हैं, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा 25,000 के ऊपर निकलने में समस्या आ रही है मार्केट को। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो पीसीआर 0.7 के पास है, कंफर्टेबल है और हाईएस्ट कॉल और पुट दोनों ही ओपन इंटरेस्ट 57,000 के ऊपर बना हुआ है। एफएनओ बैंक में 4 शेयर हैं, आरबीएल बैंक, टीटागढ़, पीएनबी हाउसिंग और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। हो सकता है कि आज पीएनबी हाउसिंग की एफएनओ बैंक से एग्जिट हो जाए, क्योंकि इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगभग 79% के आसपास आ चुकी है। तो शरद जी, ये था एफएनओ का सेटअप और एफएनओ बैंक वाले शेयर। आगे देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव करता है। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अगर पुलकित सस्टेन करता है आज के क्लोजिंग पे तो एक नई दिशा पे जो है बाजार जा सकती है। बीड निफ्टी या निफ्टी बैंक दोनों ही करंट लेवल्स पे कंफर्ट ज़रूर है। अब देखना होगा आज का डेटा क्या कहता है एफआईएस के शॉर्ट कवरिंग को लेके। डीआईएस की बाइंग तो लगता है तय है, लेकिन एफआईएस में क्या शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े होते, क्या वो 92% तक घट के अब वो 80s में आएगा या 70s में भी आ सकता है, वो देखना होगा। आज शाम को हमें वो डेटा पता चल जाएगा। बट उम्मीद है आज शरद जी की एफआई का बाइंग का आंकड़ा आएगा कैश में। हो सकता है आज बाइंग का आंकड़ा आ जाए। जी बिल्कुल, यही आशा रहेगी। बहुत दिन बाद जो है आई थिंक 4 या 5 सेशन के बाद वापस एफआईज आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम जो आए भी थे वो भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील था, तो कुछ ना कुछ खास था नहीं, तो उस पर नज़र हमारी ज़रूर रहने वाली है। हरीश जी, एक बार आपसे जो है सवाल करना होगा न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। यहाँ पे रिन्यूड इंटरेस्ट आया है, पोजिशनली भी अच्छा सेटअप लग रहा है, इटर्नल के नतीजे अच्छे लगे, फिर पेटीएम के नतीजे भी स्ट्रॉन्ग थे और एक अलग ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। न्यू एज टेक में अगर आपको कोई स्टॉक लेना होता हरीश जी, तो कौन सा स्टॉक पे जो आपका फोकस ज़्यादा होता? पेटीएम देखिए अभी डेज हाई पे भी है बाय द वे। बिल्कुल शरद जी, अगर देखा जाए तो न्यू टेक स्टॉक्स में देखा जाए तो पेटीएम ही मेरा बेस्ट पिक रहेगा। देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिल रहा है और लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन बन रहा था 1050 1070 के पास, उसके ऊपर क्लियरली क्रॉस कर चुका है पिछले हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी भी रैली अभी भी देखने मिल सकती है ऊपर की ओर, क्योंकि जिस तरीके से जो ब्रेकआउट दिया है 1070 का लेवल्स का, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक क्लियरली एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है, बुलिश ब्रेकआउट। और मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक 1300 का लेवल भी तक जाने का चांस उम्मीद रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पेटीएम भी मेरा बेस्ट पिक रहेगा, करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। अगर जिसके बाद बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए बिल्कुल। और जो भी डिप्स आता है मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं एवरेजिंग करके। तो मुझे लग रहा है कि पेटीएम अभी भी रैली इसमें
बरकरार रहेगी कंटिन्यूस, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 1300 के अराउंड है। और अगर इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर जितना मोमेंटम हमने लास्ट कुछ दिनों से देखा है, उसके बावजूद इंडिकेटर्स अभी तक ओवरबॉट सिनेरियो नहीं इंडिकेट कर रहे। तो वो अभी भी मुझे उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी लग रहा है कि कंटिन्यूशन रहेगा। तो पेटीएम ही रहेगा मेरा बेस्ट पिक, करंट लेवल्स पे भी बाय करने की राय रहेगी। और ऊपर की ओर 1300 का टारगेट इमीडिएट बेसिस में देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा न्यू एज टेक स्टॉक्स पे हरीश जी की तरफ से जो राय आ रही है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। कौन से हम टेक्निकल पिक्स हैं, फंडामेंटल पिक्स हैं जो आपको कमाई के मौके देंगे। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। You said जितनी बैटरी उतनी प्रैक्टिस। How much left? 80%. 80%? ये तो सारा दिन चलने वाला है। Lenovo, damn the odds. 2 लाख से अधिक लखपति दीदी, 8 लाख से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह, 60 लाख माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ। महिलाओं की सामाजिक समानता, सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुकरणीय काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आजीविका से हम इस तरह स्ट्रॉन्ग बने हैं ना कि हम किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। हम दीदियां एक मत होके अपने आप में ही एक गर्व की बात है कि आजीविका हमको मिला है, हम आजीविका से जुड़ के आज कुछ कर रहे हैं। 31,000 करोड़ से भी अधिक का लेन देन कर बीसी सखियों ने प्राप्त किया 85 करोड़ से भी ऊपर का लाभांश। आज मुझे इतना विश्वास अपने ऊपर, मैं एक दो महिलाओं की मदद भी कर देती हूँ। मैं तो सबसे बोलती हूँ कुछ मत करो, बस अपनी पहचान के लिए करो। उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है महिलाओं का चौमुखी विकास। पता बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। लिविंग रूम में तो जैसे हाथी घोड़े दौड़ेंगे, कोई बचपन जब मेहमान हमारा होगा। पता बदलने का ख्याल अपने साथ हमेशा जिंदगी बदलने की उम्मीद लिए आता है। मैजिक ब्रिक्स, पता बदलो, लाइफ बदलो। Confused by the market noise? Benchmark your commodity trade with Bigmint's trusted price indexes. We know the pulse of the market. Real data, real markets. We are ISCO audited. Our analysts are SEBI certified. Bigmint, trust the price. Trade with confidence. India's largest price reporting agency. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। आज हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंपनीज हैं वहां पर भी शानदार तेजी है। आईएफबी इंडस्ट्रीज 20% के सर्किट पर है, ब्लू स्टार 7.5% ऊपर, हैवेल्स में तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो तेजी बन रही है वोल्टास के शेयर में बन रही है। तो कूलिंग वाला सेगमेंट पूरी तरह से गर्म है और जो वायर एंड केबल वाली कंपनीज उनका छोटा डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी है। तो आप देखेंगे कि हैवेल्स चलता हुआ आपको अच्छे से दिखाई देगा। हैवेल्स के अलावा पॉलीकैब में आपको बढ़िया तेजी दिखेगी। तो ये स्टॉक्स बढ़िया मजबूती पर आज कारोबार कर रहे हैं और ऑटो इंसलरी स्पेस में भी आज ऑटो के साथ साथ अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बाटा इंडिया 7%, क्योंकि फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन पर भी जीएसटी घटने की पूरी उम्मीद है। श्रीकांत जी, कोई शेयर ये अपैरल हो गया, टेक्सटाइल या फिर फुटवेयर स्पेस से कुछ पसंद है आपको पोजिशनल बाइंग करने के लिहाज से? नहीं तो देखिए, वैसे अगर फुटवेयर कंपनीज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाटा इंडिया, उसमें काफी एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी और उसके बाद अभी उसमें रिकवरी बनी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट या कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर सेक्टर के साथ। मुझे लगता है कि ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज है वहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और वहां पे तेजी अच्छी बन सकती है। उसमें हमें डिलीवरी अच्छा लग रहा है, जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है कुछ 470 के करीब।
ये स्टॉक हमें लगता है कि 500 510 के लेवल्स दिखा सकता है और डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ा और अगर हम कंजम्पशन के साथ अगर देखें तो डीमार्ट में भी एक हमें लगता है कि अच्छा तेजी का ट्रेंड बन सकता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स ये स्टॉक ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट किया है और अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। 4500 के करीब है स्टॉक। आज वैसे स्टॉक्स 5-6% ऊपर है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 5500 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो यहां से अगर एक मध्यम अवधि का अगर नजरिया हो, यहाँ से कुछ हफ्तों का अगर नजरिया हो, तो डीमार्ट को खरीदा जा सकता है, डिलीवरी को खरीदा जा सकता है, ऑन करेक्शन इटर्नल को खरीदा जा सकता है। ऐसा कुछ बास्केट बनाए जहां पे ऑलरेडी काफी मंदी है और जो स्टॉक अपने लोस पे चल रहे हैं उन स्टॉक्स को फॉर द टाइम बिंग एंटरटेन करना मुझे लगता है काफी रिस्की रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये कुछ अच्छे शेयर्स हैं। डी लीटर वाले 2 शेयर, डीमार्ट हो गया और डिलीवरी हो गया, और ई लीटर वाला एक शेयर हो गया इटर्नल। 315 रुपए का भाव है। हालांकि इटर्नल आज थोड़ा सा नरम है, क्योंकि जो बेसिक जो कंजम्पशन वाला स्टॉक्स होते हैं ना, वहां पर मामला थोड़ा सा, देखिए पैसे सीमित होते हैं बाजार में कई बार, और फिर वो फंड्स इधर उधर मूव करते हैं। डिलीवरी हमने देखा था कि ई-कॉम एक्सप्रेस का जब इंटीग्रेशन हुआ था ना, उसका बेनिफिट इनको मिला, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जो उनके पैसे ज़्यादा खर्च होते थे वो भी इन्होंने मिनिमाइज़ किया, तो उसके चलते डिलीवरी के नंबर्स भी हमने देखा था काफ़ी अच्छे आए थे। तो डिलीवरी, डी-मार्ट में लगातार हमें स्टोर एक्सपेंशन देख रहे हैं, 425 के आसपास स्टोर हो गए हैं डी-मार्ट की, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ पर ये फोकस बढ़ा रहे हैं। 7,000 7,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी खबर आई थी कि ये पैसे लगाएंगे अपने स्टोर एक्सपेंशन करने में। और अब आज की जो चीज़ है ना, ये तो बूस्ट करेगी। अगर कंजम्पशन अगर बूस्ट होता है, अगर बेसिक आइटम्स पे अगर जीएसटी घटता है, तो फिर लोग कहाँ पर आएंगे, फिर तो इस सोर्स में बाइंग होगी। इसके चलते यहाँ पर हम आज तेजी देख रहे हैं इन कुछ शेयर्स में। लेकिन आईपीओ मार्केट में भी हम देखने की लगातार एक्शन है, और विक्रम सोलर का आईपीओ जो है 19 अगस्त यानी कि कल से ये खुल रहा है और 21 अगस्त को बंद होगा। आईपीओ के अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 315 से 332 रुपए का प्राइस बैंड है, और लॉट साइज है 45 शेयरों का। आईपीओ के जरिए कंपनी 2079 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 579 करोड़ रुपए रेज कर रही है। आईपीओ का इन्वेस्टमेंट बैंकर जेएम फाइनेंशियल है। कंपनी 2005 में शुरू हुई थी और सोलर फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल बनाने का ये काम करती है। तो इस पर आप नजर रखिएगा। आगे जो हमारे एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करते हैं, इस पर आगे हम व्यू भी लेने की कोशिश करेंगे कि आपको करना क्या है इस आईपीओ में। लेकिन राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज की तेजी आप थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे होंगे। कई बार टेक्निकल एक्सपर्ट्स का व्यू और फंडामेंटल का तो बिल्कुल ही अलग होता है। आपको लगता है कि आज की तेजी सस्टेन होगी बाजार की? और स्टॉक्स की बात करें, जहां पर किसी को अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी हो, किसी को पोर्टफोलियो में कुछ शेयर ऐड करने हो, तो खास तौर से नजर कहां पर होनी चाहिए, जिसको लेकर तनाव नहीं होना चाहिए कि आज की तेजी हो गई, अब क्या करें, पैसे वसूल लें क्या? वो स्टॉक्स कौन से हैं? अभिषेक जी, ऐसा है कि तेजी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबी अवधि में आप अगर अच्छे स्टॉक्स में हो, क्वालिटी स्टॉक में हो, जहां ग्रोथ हो रही हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट सारे एसेट क्लास से बेटर रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में अब आज 250-300 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, कल हो सकता है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो या 2 दिन बाद हो, ये मेरे हिसाब से टेक्निकल वाले श्रीकांत जी जैसे हमारे फ्रेंड जो हैं वो बेहतर बता पाएंगे। बट लंबी अवधि में आपने सही कहा कि फंडामेंटली अगर हम कहें तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हो, बावजूद इसके कि इतनी बढ़त हो गई। अभी कंजम्पशन की थीम चल रही है, श्रीकांत जी डीमार्ट की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ एक और रिटेल चेन है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वो है ट्रेंड का। अगर आप देखो तो वेस्ट साइड और जूडियो चलाता है, मास प्राइस ब्यूटी सेगमेंट में ये जा रहे हैं, और अपैरल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। नए फैशन फॉर्मेट रोल आउट कर रहे हैं, और अब लैब ग्रोन डायमंड्स में भी जा रहे हैं। FY 26 के लिए इन्होंने बड़े प्लान्स दिए हैं, करीब करीब 250 नए स्टोर जोड़ने की बात कर रहे हैं, और 25 से 30% ग्रोथ की बात करी है। स्टार बाजार एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस स्टॉक का, तो मैं समझता हूँ यहाँ ध्यान देना चाहिए। और जब हम स्टोर्स की बात कर रहे हैं कि डीमार्ट हो, ट्रेंट हो, तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को कैसे भूल सकते हैं कि जो
जिनका माल इन स्टोर्स में चाहे डी मार्ट हो या ऑनलाइन डिलीवरी वाले हो उनमें बिकता हो। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है। रेशियोज देखेंगे आरओसी आरओई तो बहुत स्ट्रांग है। 15 एफएमसीजी कैटेगरीज में 50 ब्रांड के साथ ये काम करती है और जिसमें 19 ब्रांड ऐसे हैं जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू आता है। ब्यूटी और वेलबींग जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है इनका, उसमें 21% का रेवेन्यू है, वहां इन्हें बहुत अच्छी बढ़त की उम्मीद है और 50% का मार्केट शेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कई क्वार्टर्स से इसने कुछ करके नहीं दिया बाजार में, पिछले अगर एक आध महीने को छोड़ दिया जाए तो FY 25 में 53 रुपए का डिविडेंड दिया था कंपनी ने और अब आइसक्रीम डिवीजन को डीमर्ज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये स्टॉक में कम से कम 3000 के टारगेट आने वाले एक साल में बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। कंजम्पशन की बात तो राजेश जी ने कही। श्रीकांत जी एक बार मेटल स्पेस पे आते हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील दोनों पे अच्छी अपमूव आई है। JSW स्टील स्टॉक 3% ऊपर है। आपको मेटल स्पेस में कहीं पे अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल लग रहा है? थोड़ा सा वॉलेटाइल स्पेस ये रहता ही है, ग्लोबल क्यूज, चाइना की डेवलपमेंट्स और इंटरनेशनल प्राइसेस से भी जो है लिंक्ड रहते हैं ये सारे स्टॉक्स। लेकिन आज देखें टाटा स्टील में भी अच्छी अपमूव आई है। JSW स्टील तो टॉप गेनर भी है निफ्टी मेटल इंडेक्स का। तो ज़रा बताएं मेटल स्पेस में आपको कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ से? बिल्कुल, तो देखिए JSW स्टील काफी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट में ये स्टॉक आया हुआ है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि ये स्टॉक है ना अपने ब्रेकआउट में आने के बाद हमेशा एक वापस से ब्रेकआउट फेल्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटर है कि इन लेवल्स पे अगर फोकस करना ही है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक स्टॉक है जहाँ पे तेजी बन सकती है, वो है हिंडाल्को। 714 715 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक बड़े टेक्निकल फॉर्मेशन का उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है स्टॉक कम से कम 750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड है, 714 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर पोजिशनल व्यू हो तो करंट लेवल से खरीदना चाहिए। अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू हो तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 700 रुपए का, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये 750 जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जहाँ पे इवेंट बना हुआ है वो है वेदांता, कि जहाँ पे बिजनेस के डीमर्ज होने की जो न्यूज है वो चलती रहेगी और उसके पीछे स्टॉक हमेशा लाइमलाइट में रहेगा। लोअर बाउंड्री कुछ 420 430 के करीब की थी, वो ऑलमोस्ट इसने अचीव कर ली है। अब ये स्टॉक वापस से एक बार 470 480 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो हिंडाल्को और वेदांता ये मुझे लगता है बेटर प्रोपोजिशंस है फॉर बाइंग इन फ्रॉम द मेटल बास्केट में। जो देखिए हिंडाल्को पे नज़र ज़रूर रहेगी। वेदांता भी एक डिविडेंड प्ले है। एक न्यूज़ फ्लैश आ रहा है, मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे जिसको कहते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है। व्हीकल स्क्रैपिंग नियमों पर जो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक बार MSTC स्टॉक्स को एक बार फायर करें इस न्यूज़ के साथ। मॉर्थ के नियमों पर जो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। व्हीकल स्क्रैपिंग नियमों पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो इस नोटिफिकेशन में डेवलपमेंट्स अगर आते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। MMTC MSTC ये दोनों स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब फायर करें अगर हमारे सिस्टम में है। सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं। इस पर डिटेल जो है आउटलुक हम हमारे रिपोर्टर से या रिसर्चर से भी आपको लेके आते रहेंगे। लेकिन इनिशियली देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने जो है ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेके। MSTC देखिए स्टॉक ऊपर है 5%। इंटरडे चार्ट दिखाएं, आपको पता चल जाएगा इन दोनों स्टॉक्स में अप मूव क्यों आ रहा है। MSTC MMTC दोनों ही स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिए। इन पे बेनिफिट ज़्यादा आता है क्योंकि स्क्रैपेज का काम इनका रहता है इन स्टॉक्स पे। तो ये जो है एनालिसिस इम्पैक्ट हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं। लेकिन अब ये बेसिकली थोड़े लो कैश के लो वॉल्यूम काउंटर्स होते हैं, कैश के होते हैं, तो इस पे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। पर राजेश जी एक बार रियल्टी स्पेस पे देखते हैं, बातचीत करते हैं। रियल्टी स्पेस पे भी जो ज़ोरदार तेज़ी आई है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छी अपमूव आई है। और देखिए फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है और अगर आप 1-2 हफ्ते के एक्शंस हटा दें तो रियल्टी सेगमेंट में भारी पिटाई भी देखने मिली थी। अब जैसे लग रहा है कि पोजिशनली अच्छी अपमूव आ रही है। लेकिन फेस्टिव सीजन तक और आने वाले 6-8 महीने में किस तरह आपको लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है रियल्टी स्पेस में?
राजेश जी, और कौन सा स्टॉक रहेगा जहां पे आपकी नजर है? सर जी, ऐसा है कि रियलिटी एज स्पेस नो डाउट बहुत अच्छा है। कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स हैं हाथों हाथ लिए गए। कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स तो दिन के दिन बिक गए। और आरबीआई ने जिस तरह के कदम उठाए रेट कट्स को लेकर के या लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने को लेकर के, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। और जिस तरीके जीएसटी कट वगैरह सीमेंट वगैरह में आता है अगर, तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इनपुट कम हो जाएगा। बहुत सी कंपनियों ने डेट भी कम किया है, ड्रास्टिकली कम किया है। जैसे कि डीएलएफ वगैरह में अगर आप डेट देखो तो बहुत नीचे जा चुका है। लेकिन साथ ही एक चीज ये भी है कि ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं स्टॉक, तो इसमें चुनना बहुत दिक्कत की बात हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ एक स्टॉक है जो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदता है तो वहाँ बेनिफिट हो सकता है। उसमें एक स्टॉक है आदित्य बिरला रियल एस्टेट का। अगर आप देखो तो ना, पहले ये सिर्फ एक वर्ली वाला प्लांट लेकर के, वर्ली वाला प्रोजेक्ट लेकर के ना का सीन में थे। अभी ये लगातार नई जगह खरीद रहे हैं, फिर वो बैंगलोर में, पुणे में या दूसरी जगह में। जो इसकी 100% सब्सिडियरी बिरला एस्टेट्स है, उसमें कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है जो हाथों हाथ बिक गए हैं। नंबर्स सुधरते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कम से कम 15 से 20% की बढ़त के लिए। और स्टॉक्स इसमें चुनना हो तो मैं समझता हूँ प्रेस्टीज स्टेट्स, लोधा डेवलपर्स, ये कुछ एक नाम है जहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। इवन शोभा, जो एक नीश टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाता है, वो भी हमें अच्छा लगता है। बट वहाँ हमें थोड़ी गिरावट के इंतजार रहेगा। मौजूदा स्तर से करीब 5-7% नीचे जाता है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, अच्छे ऑप्शंस हैं रियलिटी स्पेस में, राजेश जी बता रहे थे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक के आगे एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ। 5 मिनट में 15 शेयर समझने का मौका स्टॉक चेक का रैपिड फायर रहेगा। किन शेयरों के साथ बने रहें, शेयर चुनने में कंफ्यूजन नहीं, किस सेक्टर में कौन है धुरंधर, ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार अपने गेंस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। निफ्टी है 24,900 के ऊपर, अच्छा 24,880 पर है, थोड़ा सा नीचे आया है। 250 अंकों के आसपास की तेजी हालांकि अभी भी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हमने 56,000 के भी ऊपर के लेवल देखे, 56,100 भी देखा। लेकिन फिलहाल जो तेजी है वो रह गई है करीब 380 अंकों के आसपास की। तो 1% की तेजी निफ्टी में है, लेकिन 0.25% की तेजी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। और आपके पास ना कई सारे शेयरों की लिस्ट होती है। कई बार एक ही सेक्टर में 2 शेयर होते हैं ऐसे कि जो दोनों बड़े होते हैं, दोनों दिग्गज होते हैं और दोनों पर अच्छे व्यूज आते हैं एक्सपर्ट्स के। लेकिन अगर आपको एक चुनना है तो जरा हम श्रीकांत जी के अनुभव का निचोड़ जरा ले लेते हैं और एक एक करके कई सारे सेक्टर्स पर व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत जी, ये बहुत रैपिड फायर टाइप का राउंड है ये। इसमें आप सिर्फ नाम ले लीजिएगा या फिर अगर आपको ऐड करना है तो एक लाइन ऐड कर दीजिएगा। इतनी ही आपको आज़ादी आज मिलेगी। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को हम शामिल करें इसमें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं श्रीकांत जी। जीएसटी में फायदा तो हीरो मोटो को मिलेगा, बजाज ऑटो को मिलेगा। इन दोनों में से बेहतर क्या है? सॉरी, नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम था, वापस एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। अच्छा श्रीकांत जी, मैं कह रहा हूं कि रैपिड फायर राउंड हम कर रहे हैं। एक सेक्टर में जो 2 बड़े शेयर होते हैं ना, जिनको लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ये चुने या ये चुने, ये आप जरा काम आसान कीजिए और फटाफट एक लाइन का आंसर आप रखिएगा प्लीज। थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि ज्यादा शेयर हम कवर कर रहे हैं। हीरो मोटो और बजाज ऑटो, क्या आपको बेहतर लग रहा है? हीरो मोटर्स। चर्चा ये नहीं हो रही कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी है ये? हाँ ठीक है, हीरो मोटो बजाज ऑटो से बेहतर है। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ क्या सही लग रहा है आपको? एचडीएफसी लाइफ काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन भी अच्छा है और इसके नंबर्स एसबीआई लाइफ से कंपैरिजन में काफी अच्छे थे। एचयूएल और ब्रिटानिया दोनों कंजम्पशन के दिग्गज, दोनों में से एक चुनना हो तो आपका दाव कहां लगेगा? देखिए, वैसे देखा जाए तो दोनों अच्छे हैं इन लेवल्स पे, लेकिन मुझे लगता है अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं इस लेवल पे चुनूंगा एशियन पेंट्स को, सॉरी हिंदुस्तान लीवर को।
ठीक है, HUL के साथ जाएंगे श्रीकांत जी। एसी वाली कंपनीज में आज गर्मी बहुत है क्योंकि एसी सस्ती होंगी, 10% तक भाव गिरने की उम्मीद है। तो ब्लू स्टार और वोल्टास ये दो बड़े प्लेयर हैं, कॉम्पिटिटर भी हैं। इन दोनों में से आपको वोल्टास सही लग रहा है या फिर ब्लू स्टार? कंफ्यूजन है कि दोनों 7% ऊपर हैं। तो देखिए, मैं कंफ्यूजन क्लियर करा देता हूं। मुझे लगता है कि ब्लू स्टार ये काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसे खरीद के चलना चाहिए। इसके ओवरऑल नंबर्स प्रीवियस क्वार्टर्स के काफी अच्छे आए थे। और साथ ही साथ मैं जोड़ूंगा कि एम्बर एंटरप्राइज, ये स्टॉक भी हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये भी स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, हफ्तों में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देगा। हाँ जी, वही पूछने वाला था। ब्लू स्टार तो हो गया, लेकिन बातचीत होती है कि ईएमएस में अगर चुनना है तो अंबर चुने या डिक्सन चुने, क्योंकि डिक्सन के वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है, अंबर के थोड़े से कंफर्टेबल हैं। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अंबर बेहतर है डिक्सन से भी? देखिए, वैसे दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में से अगर किसी एक को ही चुनना है तो मैं एम्बर एंटरप्राइज को चुनूंगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि और भी अच्छी तेजी बन सकती है, और इसकी जो फंडामेंटल अपसाइड है करंट लेवल से वो काफी है। प्लस जीएसटी रिफॉर्म्स और जो भी न्यूज है वो काफी कॉन्क्रीट न्यूज है। तो कॉन्क्रीट न्यूज के बेसिस पे मुझे लगता है कि अगर फोकस करना है तो ईएमएस में एम्बर एंटरप्राइज को फोकस किया जा सकता है। एंटरप्राइजेज अगर आपके पास है तो इसके साथ आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीमेंट भी हम देख रहे हैं कि आज काफी तेजी दिख रही है सीमेंट में। दो शेयर मैंने चुने हैं श्रीकांत जी, जिसको लेकर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि क्या बेहतर इसमें से आगे और बनेगा। श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक, इन दोनों में से अगर चुनाव करना हो, फंडामेंटली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्ट्राटेक ही हर कोई कहता है, लेकिन टेक्निकल्स में आपको क्या दोनों में मजबूत क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इवेंचुअली वापस जहां पे मार्केट शेयर ज्यादा है, जिसका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा है, अल्ट्राटेक, उसी में तेजी बनेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कई बार ऐसे खरीदारी के मौके मिलेंगे, तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हैं। दो शेयर और हैं जिस पर आपसे मैं राय लूंगा, पॉलीकैब और बजाज इलेक्ट्रिकल्स, दोनों में क्या बेहतर है? देखिए, रिसेंटली जैसे ओवरऑल चेंजेस हुए फंडामेंटल्स में और ओवरऑल इनके टेक्निकल पैटर्न्स में, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी एक में अगर दाव लगाना है तो पॉलीकैब में लगाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अभी भी काफी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। एक बड़ा करेक्शन हो चुका है और वापस से स्टॉक अपने ट्रैक पे आ रहा है, तो पॉलीकैब पे इसमें दाव लगाना चाहिए। एक आखिरी कंफ्यूजन, मतलब आखिरी सवाल आपसे इस रैपिड फायर वाले में, एबी फैशंस या फिर ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड के पास भी जूडियो, वेबसाइट जैसे मजबूत ब्रांड हैं, थोड़ा सा ना भाव थोड़ा ज्यादा होता है, रिटेल को भाव उतने ऊपर वाले पसंद नहीं आते हैं, मतलब टिकट साइज के हिसाब से। लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स ये कह रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा और वक्त निकलेगा। अगर आप अभी खरीदोगे तो आप ये मत सोचना कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको इसके रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है ऐसे 8 से 12 महीने का व्यू रखना पड़ेगा, तभी जाके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली ट्रेंड पे दाव लगा सकते हैं। ये स्टॉक हमें लगता है कि ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एबी फैशन। बेहतर है, इस पर आप दांव लगा के चल सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि अपने अपने सेक्टर के जो लीडर्स होते हैं ना, दो में से दम कहां पर ज्यादा है वो आपको आइडेंटिफाई करके बता दें। राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, बजाज फाइनेंस की लीडरशिप को लेकर तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब से ये एसडीवी फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई, थोड़ा सा ना एक तरह से मोनोपोली को चैलेंज मिल गया। हमने 900 रुपए के नीचे भाव जाते हुए देखे। आज थोड़ी क्या 5-6% की बढ़िया तेजी बजाज फाइनेंस में है, 900 रुपए के ऊपर ये शेयर आ गया है। मान लीजिए इसको राजेश जी, अगर मैं अगर खरीदूं या फिर कोई निवेशक इसको खरीदे, तो अगले साल भर के लिए कितने रिटर्न की उम्मीद करके चलें? क्या ये 900 का 1000 ज्यादा, अगर ऊपर के ना माने 1000 आ जाएंगे? अभिषेक जी, ऐसा है कि एग्जैक्टली गारंटी के साथ तो बोलना इक्विटी मार्केट में उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी, जिस तरीके से एयूएम में बढ़त हुई है, इनके मार्केट शेयर में बढ़त हुई है, उन सब चीजों के देखते हुए मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में रहे और लंबी अवधि में आपको डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये रहेगी कि अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो बजाज फाइनेंस की
जगह इसकी जो होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व है उसे होल्ड करें, क्योंकि एक तो वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट में मिलती है, दूसरी उसमें बजाज फिनेंस के अलावा बजाज के जो दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स हैं उनकी होल्डिंग है, हाउसिंग की होल्डिंग है, उनकी खुद की एनबीएफसी बहुत अच्छी चल रही है जहां एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे है। उसके अलावा उन्हें एएमसी के लाइसेंस मिल चुका है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है, उपयुक्त है लंबी अवधि के निवेश के लिए। बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटिलिटी रहती है, तो आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती है कि आपके नीचे के भाव में ले लिए, ऊपर के में बेच दिए। पर स्टेबल रिटर्न के लिए बजाज फिनसर्व उपयुक्त है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का निवेश करना चाहते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। जो है चॉइस रखा गया है राजेश जी की तरफ से। श्रीकांत, आपके पास कोई बीटीएसटी कॉल्स है आज के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है। और अभी यहाँ से अगर मार्केट को चलना है तो जो दिग्गज स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें तेजी आनी जरूरी है। वैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर से अभी तेजी एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि काफी सारे हेडविंड्स है उसको। लेकिन अगर मैं बाकी स्टॉक्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें से जो एक कैंडिडेट उभर के आ रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1380 1390 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहां से अगर तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम ऐसे मार्केट में 1440 1450 के लेवल्स दिखाने चाहिए। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल मोमेंटम ठीक ठाक है मार्केट का। रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदा जा सकता है, लो बीटा स्टॉक है, डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। 1365 का स्टॉप लॉस रखे। 1450 1440 के दो टारगेट्स 1450 1460 के दो टारगेट्स नजर आते हैं। 1460 तक के टारगेट्स रिलायंस के नज़र आ रहे हैं। और अगले 2 हफ्ते में जो है रिलायंस का ईजीएम भी आने वाला है, जहां पे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट कुछ रनअप में देखने मिल सकती है। तो रिलायंस पे ज़रूर नज़र रखेंगे, अपमूव आ सकता है आने वाले 2 हफ्ते में। लेकिन रिलायंस के अलावा आप श्रीकांत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी आपकी राय लेंगे। यहाँ पे भी देखिए तो एक स्टेबल पोजिशनली देखा जाए तो अच्छी अपमूव आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपकी क्या राय रहेगी? ऑफ कोर्स इस पे थोड़ा सा बीएफएसआई का भी एक अच्छा अपमूव आ रहा है और एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है। दिन की शुरुआती ट्रेड में तो दिखा भी था। तो ज़रा बताएं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपकी क्या राय रहेगी, और आई थिंक पोजिशनली ही बताएं। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे जियो फाइनेंस अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया हो, यानी कम से कम 8 से 12 महीने का नजरिया, तो बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा ये स्टॉक को परफॉर्म करने में। लेकिन काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। इन लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है 320 315 के लेवल्स पे अगर आता है तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग ये स्टॉक 350 320 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 400 रुपए के करीब जा सकता है। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के रखे इसमें, और एक मैं कहूंगा कि थोड़ा लंबे अवधि का नजरिया रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा लंबा नजरिया आपको रखना पड़ेगा। जियो फाइनेंशियल वैसे 330 रुपए के आसपास के ही भाव हैं। राजेश जी, एक राय आपसे ये मेटल वाले शेयरों पर चाहिए, क्योंकि थोड़े सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, ट्रेडिंग बाउंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, तमाम शेयरों में तेजी तो दिख रही है क्योंकि 3 साल के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी की सिफारिश की गई है 11 से 12% की। 2% ऊपर ये इंडेक्स है। ये तेजी राजेश जी टिक पाएगी? कहां पर मेटल में भरोसा है आपको कि अगर मान लीजिए किसी को अगर रखना ही है पोर्टफोलियो में, तो कन्विक्शन आइडियाज आपके कौन से हैं इसमें? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं स्टील, कॉपर और अलग चीजों में। तो उस हिसाब से अगर स्टॉक्स चुनने हो तो पहली पसंद हमारी जिंदल स्टील एंड पावर रहेगी, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर रहेगी, JSPL। अगर आप देखो तो कैपेसिटी अच्छी खासी एक्सपैंड हो गई है इनकी। पावर में इनका फोकस कम हो गया है, डेट रिड्यूस हो गया है, अंगुल की कैपेसिटी बढ़ गई है। खास करके जो लॉन्ग रेल्स ये बनाते हैं वो एक्सक्लूसिवली अभी तक यही बना रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से नंबरों में सुधार हुआ है, यहाँ से भी अपसाइड बनता है। कॉपर में आए तो हिंदुस्तान कॉपर, जिस तरह के रिजर्व्स उनके हैं, जिस तरीके की डिमांड और खपत बनी हुई है बाजार में, खास करके
ईवी और इलेक्ट्रिकल्स वगैरह को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में जो कॉपर की डिमांड उभर कर आती हुई नजर आ रही है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर कोई 2-3 साल का नजरिया रखे तो। तीसरे हिंदुस्तान जिंक का रहेगा, जो न केवल जिंक के लिए बल्कि उसमें सिल्वर है उसके लिए भी, और सिल्वर की भाव चांदी के हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से बढ़त आ रही है, चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है, रिजर्व उतने हैं नहीं, और हिंदुस्तान जिंक इकलौता ऐसा प्रोड्यूसर है लिस्टेड जो सिल्वर और जिंक दोनों में है। मुझे लगता है ये 3 स्टॉक्स पे आपको मध्यम से लंबी अवधि के लिए नजर रखनी चाहिए। हॉराइजन 9 से 12 महीना कम से कम रखें, ज्यादा रखें तो और भी बेहतर होगा। यहाँ पे खरीदारी करके चले। ठीक है, कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपको राजेश जी ने बताए हैं और विद इन मेटल, क्योंकि अलग अलग ट्रिगर्स काम करते हैं, तो ये शेयर्स आपके काम आएंगे, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब चलिए क्लोजिंग की तरफ। अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कुछ और नहीं पूछेंगे, देखते हैं कि आज हुआ क्या है, थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हो रही है वो हो रही है 24,900 के नीचे। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, लेकिन 24,800 के ऊपर निकलना भी हम कहेंगे कि एक थोड़ी राहत की चीज़ ज़रूर है। लेकिन जो गेंस हमने देखे इंट्राडे में ना, आप देखिए निफ्टी वहाँ से करीब करीब 150 अंक नीचे बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें 55,700, यानी कि डे हाई से करीब 450 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक का आ गया है। और जो गेंस रह गए हैं लगभग निफ्टी बैंक में तो आधे हो गए। निफ्टी ने 1% की आज के सत्र में तेजी दिखाई, और ये तेजी आई कहां से? आज की तेजी आई है पूरा का पूरा कंजम्पशन से और मेटल से। हीरो मोटो में करीब 6% की तेजी, मारुति सुजुकी में करीब 9% की तेजी। आज तो हमने दिग्गजों की बात ही नहीं की कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, टीसीएस, आज उनकी बात नहीं हुई। आज बगैर उनके बड़े सपोर्ट के ये हम तेजी आज के सत्र में देखिए। रिलायंस कितना करीब 0.25% ऊपर ये शेयर दिखेगा आप। लेकिन ऑटो में एमएनएम के शेयर में अच्छी तेजी है, एचयूएल में अच्छी तेजी है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कंजम्पशन में अल्ट्राटेक चला, सीमेंट में, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस जैसे तमाम शेयरों में आज जबरदस्त रफ्तार हमने देखी। और ईएमएस वाले जो शेयर हैं, डिक्सन टेक हो गया, अमर एंटरप्राइजेज हो गए, वहाँ तेजी हुई। एसी में वोल्टास, ब्लू स्टार के शेयर में आज हमने जबरदस्त रफ्तार देखी। और हेवेल्स का भी एक एसी का डिवीजन है लॉयड वाला, तो हेवेल्स में भी आज के सत्र में तेजी आ रही है। कैपिटल गुड्स वाला खेमा थोड़ा नरम रहा। इसके अलावा हमने देखा कि आईटीसी जो कि सिगरेट जो है सिनगुड में है, उस पर 40% का टैक्स होता है, थोड़ा नेगेटिव है। हालांकि कंजम्पशन पर कोई फर्क वगैरह पड़ता नहीं है, तो ज़्यादा कमजोरी हमने देखी नहीं है। आईटी में थोड़ी नरमी रही है। और इसके अलावा सरकारी शेयरों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कमजोरी रही। एल&टी करीब 1% नीचे आज के सत्र में जाके बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो शुरुआत में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बाद में करीब 950 शेयर अगर नीचे बंद हो रहे हैं तो उसके डबल करीब 1900 शेयर आज हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ बंद होने जा रहे हैं। 250 अंक ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 400 अंक ऊपर। थोड़ी सी अनिश्चितता के बादल हैं टैरिफ को लेकर। ट्रंप की आज ज़ेलेंस्की के साथ बैठक भी होगी, देखते हैं कि उससे क्या निकल के आता है। तो कुछ अनिश्चितताएं हैं, ये बाजार को हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान करें, लेकिन जो बेयर्स का गिरफ्त है ना, वो कम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और आज एफआईज के जो आंकड़े हैं वो बड़े क्रूशियल होंगे। देखते हैं कि कैश में क्या बाइंग लौटती है। और जो 8.3% इंडेक्स फ्यूचर में उनकी लॉन्ग होल्डिंग है, काफी समय से 8, 8.5 के आसपास ही घूम रही है। क्या इसमें रिकवरी आती है, क्या शॉर्ट कवरिंग आती है? अगर ये आता है तो बाजार के लिए आगे भी ट्रिगर का काम करेगा। सिर्फ एक दिन की तेजी नहीं है। अब ये जीएसटी का फायदा तो बड़ा मिलेगा, लेकिन ये कि लोग अपनी स्पेंडिंग भी फिलहाल के लिए रोक के रख देंगे, ये भी बाजार को चीजें थोड़ी सी परेशान करेंगी। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सत्र, मतलब कई हफ्ते की निराशा, 6 हफ्ते की निराशा के बाद पिछले हफ्ते हमने देखा कि 4 में से 3 दिन बाजार चला था। 24,600 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, लेकिन 24,600 के पड़ाव को हम पार करके 24,800 के भी ऊपर निकल गए हैं। 24,876 पर आज की क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी बैंक 55,700 के ऊपर। निफ्टी बैंक में थोड़ा और तेजी होनी चाहिए थी, लेकिन ये साफ है कि निफ्टी बैंक के मुकाबले क्लियरली मजबूत भी दिख रहा है। फाइनेंशियल थोड़ी चर्निंग हुई है। तो चलिए इस शो के यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया। आज देखते हैं कि आज अमेरिका से क्या क्यूज निकल के आते हैं, उस पर तो नजर रहेगी ही रहेगी। और बाकी ओवरनाइट जो संकेत आएंगे ग्लोबल बाजार से, उसको भी हम ट्राई करेंगे। कल फिर से हाजिर होंगे मार्केट में आपकी तैयारी करवाने के लिए। लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। राजेश जी और श्रीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।
और विस्तार से, बारीकी से तमाम शेयरों पर, बाजार के फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स पर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी हम कराएंगे कल की तैयारी, मोटा मोटी समझ लेंगे क्या होना चाहिए। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।